आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, मैंने केबल नहीं लगाई है। शायद अभी आवाज़ आ रही होगी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि कल आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 तारीख को नहीं 2 तारीख को क्यों चुना। कल एक दुख का त्यौहार था और उस दुख का त्यौहार की वजह भी थी जो भारत का सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे आदिवासियों को, जब वो आंदोलन कर रहे थे अपने अलग राज्य की, आदिवासियों के स्वायत्तता के राज्य की मांग कर रहे थे, तब तत्कालीन सरकार के जो नुमाइंदे, जो पुलिस होती है, उसके द्वारा उनके ऊपर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद खरसावा, यानी खरसा वन भी कहते हैं उसे और खरसावा भी कहते हैं, ये जगह है आपके झारखंड में, जहाँ पर जो हमारे भारत में जयपाल मुंडा जी और उनके साथीगणों ने जो वहाँ पर आवाज़ उठाई थी कि आदिवासियों को उनका एक अलग स्टेट बना के दिया जाए जो इतने ज़्यादा बहुतायत में है। परंतु सरकार की मंशा थी कि अगर आदिवासियों को उनका बाहुल स्टेट बना के दे दिया जाता है तो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची भी लागू करने की नौबत पड़ेगी। तो इसलिए सरकार वहाँ पर 5वीं अनुसूची का पूर्ण पालन ना हो सके, इसलिए आदिवासी ज़मीन को संक्रमित करने के लिए, आदिवासियों की संस्कृति को संक्रमित करने के लिए, आदिवासियों के कस्टम, सिस्टम, ट्रेडिशन और उनकी आइडेंटिटी को संक्रमित करने के लिए खरसावा जैसे हत्याकांड को आज़ाद भारत में अंजाम दिया गया। और वही खरसावा जैसे हालात भी आज दिल्ली में बने हुए हैं, जो आज सत्तारूढ़ सरकार है जो किसानों को ख़त्म करना चाहती है। उसका भी यही एक मूवमेंट चल रहा है कि अब ये जितने किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको मार दिया जाए। ये सरकार की तरफ से, जो उनके सरकार के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से ये बातें निरंतर आ रही हैं। तो इसलिए कल का जो दिन था, कल का दिन कोई सेलिब्रेशन का दिन नहीं था। कल कुछ हम अपने वीरों की यादों को याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए अपने आंसुओं को थोड़ा तो जगह दिए, और उसके साथ साथ कुछ नहीं, ठंडा ठंडा बिताया। नया साल है, इससे पहले जो भी सिस्टम रहा हो, तो अब नए साल में पुराने गिले शिकवों को दूर करते हुए नए तरीके से जीने का एक आगाज़ हमें करना है और नए जीवन का हमको आरंभ करना है। और उसके लिए हमें हर शिद्दत से, हर मेहनत से एक प्रयास करना है कि हम किस प्रकार से एक अपना डेस्टिनेशन तय करें, और डेस्टिनेशन तय करने के बाद सारे जो भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए काम कर रहे हैं वो अपना अपना जिम्मेदारी को तय करते हुए उस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ें। जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि देश भर में जो आदिवासी हैं उन्हें एक नॉर्मली उनके टेरिटोरियल आइडेंटिटी में उन्हें क्या बोला जाता है, उनके क्षेत्र में, उनकी संस्कृति पे उन्हें क्या बोला जाता है, इससे ऊपर उठकर संस्कृति पे क्या बोला जाता है, इससे ऊपर उठकर इस पे भी चर्चा होगी, मगर उससे पहले इससे ऊपर उठकर सारे देश भर के आदिवासियों को संविधान के तौर पे क्या कहा जाता है, उन संवैधानिक मापदंडों के हिसाब से जो भी एसटी वर्ग के भारतीय हैं उन सभी को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। और एकजुट करके जो हमारे अधिकार संविधान में हैं और जो संविधान में लिखे अधिकारों का जो अवमानना अभी इतने दिनों से सरकार कर रही है आदिवासियों का, जिस वजह से शोषण हो रहा है, उनकी ज़मीनें जा रही हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से देश भर के आदिवासियों की क्षेत्रवाद को ऊपर उठते हुए, जातिवाद से ऊपर उठते हुए और व्यक्तिवाद से ऊपर उठते हुए संविधानवाद पर जो उल्लेखित जो हमारे आइडेंटिटी है उस पर हमको प्रोसीड करना है, ताकि हमारे जो अधिकार हैं वो
इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार जो हैं उनको रियली में इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ट्राइबल टाउनशिप, हम लोग ट्राइबल टाउनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्राइबल टाउनशिप करने जा रहे हैं। जब विस्थापन हो जाएगा, जब विस्थापित क्षेत्रों पे जब विस्थापन प्रभाव होगा, तो सरकार की जो मंशा है वो विस्थापित इसलिए करती है कि वो आप लोगों को टेरिटोरियली, सोशली, इकोनॉमिकली, आइडेंटिकली ख़त्म कर सके। वो आपको ख़त्म करने का जो उनका षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के तहत वो आपका विस्थापन करती है। तो आदिवासियों को ख़त्म करना, आदिवासियों की पहचान को ख़त्म करना, ये सरकार का, जो भी सरकार है, ये सबका उद्देश्य रहा है। परंतु हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए कैसे इन तमाम सत्तारूढ़ सरकार को विवश करें, इनके ऊपर दबाव बनाएं, हम विवश करें कि ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन ना करें। और यदि हो सका तो हम अपने जनप्रतिनिधियों को, अपनी विचारधारा के जनप्रतिनिधियों को विधानसभा, लोकसभा के पद में पहुंचाएं। जैसे आज हमारे बीच में डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो आदिवासी आंदोलन की ज्वाला हैं, जो आदिवासी आंदोलन से निकली हुई ज्वाला हैं, जो जाके आज हम जो सोचते थे कि कोई हमारे बारे में बात नहीं करता है, कोई सदन पे हमारे विचार नहीं रखता है, कोई तो होना चाहिए। ये बात से हमको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरे भारत के अंदर, हम लोग सिर्फ 10% हैं और हमारे 10% में से 80% इधर उधर के जो मनुवादी या रूढ़िवादी जो दल हैं उनके शागिर्द बन चुके हैं। वो खुद से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, वो मजबूर हो चुके हैं। 20% लोगों के अपने अपने छोटे छोटे संगठन हैं और वो उस अपने संगठन में या अपने सामाजिक संगठन में या फिर अपने जातिगत संगठन में उलझे हुए हैं। और वहाँ से भी उसी के बीच से कुछ कुछ लोग आते हैं मूवमेंट पे, कुछ कुछ लोग मिशन पे आते हैं, परंतु वो जातिवाद से जब भरे होते हैं, जब वो क्षेत्रवाद से भरे होते हैं, तो वो एक निर्णायक कदम की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो ये कहता है कि हमें कदम ऐसे उठाने हैं कि जिसको हम निर्णायक स्तर तक पहुंचा सकें। हम डॉक्टर हीरालाल अलावा जी की तरह और भी अपने समाज के बीच से जितने भी ऐसे क्रांतिकारी हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाने का दम रखते हैं, उन्हें सदन तक पहुंचाएं। ये नैतिक जिम्मेदारी हमारे समाज की है, चाहे वो किसी भी दल से जाए या किसी भी स्तर से जाए। जिस प्रकार से आज आपने देखा कि 2-3 दिन पहले से वो न्यूज़ आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं वसावा जी, उन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है और यह इशू हुआ है कहाँ पर, गुजरात में। तो ऐसे ये तब संभव हो पाया जब उस व्यक्ति के भीतर समाज की सामाजिक विचारधारा विद्यमान रही हो। जिन लोगों के भीतर समाज की सामाजिक विचारधारा विद्यमान रहेगी, तो जिस प्रकार से हमको सीख लेनी चाहिए कि लोग कैसे सत्ता को फेर बदल कर देते, कैसे सत्ता का हस्तांतरण कर देते हैं। आपने तुरंत में रिसेंट पे देखा है कि किस प्रकार से सत्ता को चेंज कर दिया जाता है कि वहाँ पे एक अकेला आदमी पूरी यानी कि पार्टी की सत्ता को हिला सकता है। तो ऐसे दबाव हमको तैयार करने होंगे अपने समाज के भीतर, क्योंकि हम सिर्फ 10% हैं। हम सब चाहें भी ना, तो यदि सिर्फ जाति की दुकान खोल के बैठेंगे ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम उस स्तर, हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? क्या हम जाति की दुकान खोल के प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? ये सवाल आपसे पूछता हूँ। अगर आपको लगता है कि जाति की दुकान खोल के प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो बताइए कि कौन सी जाति की दुकान ने आज की डेट में प्रधानमंत्री बनाया? किसी ने नहीं बनाया। जो भी आज की डेट में प्रधानमंत्री बने हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरे देश को एक लेकर चलने वाले लोग बने हैं। हम सभी का सम्मान करते हैं, हम सभी की आस्था का भी सम्मान करते हैं, बशर्ते हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारे बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस पर कोई कुठाराघात ना करे, आदिवासियों का कोई उपहास ना करे,
अगर यदि उपहास होगा, कुठाराघात होगा, तो यहाँ आंदोलन होगा। हमारे अधिकारों का हनन होगा तो बेशक यहाँ पे नए आंदोलन का जनन होगा। और इस प्रकार से हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे हैं। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि नए वर्ष में पूरे देश के साथ जुड़िए, पूरे देश के आदिवासियों की आवाज़ बनिए, सिर्फ जातियों की दुकान में मत उलझिए। हम सभी मिलकर जब हम अपनी स्वायत्तता 5वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में पालन करा लेंगे तो हम बेशक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। देखिए, संघर्ष कैसा होता है कि TAC ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल होती है, उसका गठन कराने के लिए निरंतर आंदोलन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के द्वारा किया गया। उन्होंने निरंतर सदन पे ये आवाज़ उठाई। उन्होंने हाई कोर्ट पे इस बात की भी याचिका लगाई कि सरकार TAC का गठन क्यों नहीं कर रही है। और उसके साथ साथ TAC का जो मुखिया है वो ट्राइबल रहे, ये बात भी उन्होंने रखी। परंतु हुआ क्या कि चंद पूंजीपतियों के दम पर लोगों ने सत्ता हस्तांतरण की, और सत्ता हस्तांतरण करने के उपरांत वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो आदिवासियों की एडवाइजरी काउंसिल है, उसका मुखिया गैर आदिवासी को बनाया। और उसके बाद एक विशेष विचारधारा के लोगों को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पे स्थापित किया। और ये वही लोग हैं जो आदिवासियों के बीच कम और गैर आदिवासियों के तलवे ज़्यादा चाटते नज़र आते हैं। यही लोग आज TAC के मेंबर बने हुए हैं। आप इस चीज़ को व्यापक रूप से देखिए। मैं तो हमेशा से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि समाज के सामाजिक आंदोलन के बीच से लोगों को उठाकर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर डालिए। और चूँकि ये संभव तब होगा जब समाज का सामाजिक दबाव सत्ता पे होगा, जब हमारा समाज सामाजिक दबाव सत्ता पे बना पाएगा। अभी हमारा सामाजिक दबाव सत्ता पे नहीं है, हम अपने सत्ता पर सामाजिक दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम अपना नेता भी नहीं बना पा रहे हैं। हम समाज से नेता बनाना चालू करें, मैं गारंटी कहता हूं कि जिस दिन हमने समाज से नेता बनाना चालू करें तो ये पार्टियों से नेता बनना बंद हो जाएंगे। अभी जो पार्टियों से आए हुए जो नेता हैं वो समाज में कुठाराघात कर देते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इलेक्टोरल रिजर्वेशन में जो खामियां हैं उसको दूरी करने के लिए हमें सामाजिक रूप से एकजुट होना होगा, वरना हमारा वोट हमारे ही समाज में बट जाता है और रिजर्व क्षेत्र पे गैर आदिवासी व्यक्ति के दम पर इंसान विधानसभा लोकसभा में पहुंच जाता है। और ये उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो आप मंडला लोकसभा देखिए। मंडला लोकसभा कहने के लिए आदिवासी लोकसभा है, कहने के लिए वो ST कॉन्स्टिट्यूंसी है, परंतु वहाँ पर ST कैंडिडेट इतने सारे खड़े होते हैं। और इतने सारे ST कैंडिडेट खड़े होने के बाद पूरे ST का वोट अलग अलग कैंडिडेट के क्षेत्र के हिसाब से, पहचान के हिसाब से बट जाता है। और उसके बाद जो गैर आदिवासी हैं वो लोग अपनी समाज की लॉबिंग करते हैं और हमारे समाज का जो ST नेता होता है उसको अपने जेब में रख लेते हैं और अपने पैर की जुत्ती के समान समझ के उसको वोट करवा के उसको या तो चुनाव लड़वाते हैं या फिर उसको इलेक्शन जितवाते हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको शॉर्ट लिस्ट करना होगा, इनको शॉर्ट आउट करना होगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी मदद करेंगे, हम सभी मिलकर इस चीज़ को शॉर्ट आउट करेंगे और शॉर्ट आउट करके हम एक आंदोलन का निर्माण करेंगे। इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की, नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सेवा जोहार।